अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का फ्लेवर्स नीट एकेडमी में खुशामदीद है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे रहेगा, जिसको शॉर्ट में ईटीएस भी कहते हैं। तो ये लेक्चर मैं 2 पार्ट में करूँगा। आज का पहला लेक्चर जो है इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बताई जाएगी कि ईटीएस होता क्या है, और दूसरे लेक्चर में जो उसका प्रोसेस है, जो पूरा मैकेनिज़्म है, वो बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनना है ताकि अगला लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है। तो ये टॉपिक 11th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसका 14वां चैप्टर 14th चैप्टर जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसका एक हिस्सा है, उसमें से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि ईटीएस होता क्या है। सबसे पहले जब आप ईटीएस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ईटीएस आखिरकार होता क्या है। तो ईटीएस को हम ईटीसी भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहें या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चाहे जो भी पूछा जाए जवाब दोनों का एक ही रहेगा, ईटीएस और ईटीसी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ईटीएस होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ द स्टेज इन सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स एंड द बल्क ऑफ द एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आती हैं कि ईटीएस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेज है। इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो कौन सी 3 चीज़ें हमारे सामने आई? सबसे पहला कि ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन की एक स्टेज है, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है। ईटीएस में ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ जो नई टर्म हमारे सामने आई है वो है पहली तो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो cellular respiration is the process by which organisms use oxygen to break down food molecules to get chemical energy for cell functions। तो जैसा कि हम आपको रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसी तरह से सेल्स का भी एक रेस्पिरेशन होता है जिसमें वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि फूड को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। आप जो फूड खाते हैं वो डायरेक्टली सेल के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। किसी भी फंक्शन के लिए आप जानते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल्स में भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आती है फूड से, लेकिन वो फूड से एनर्जी डायरेक्टली नहीं आ सकती है। उसको पहले एनर्जी के फॉर्म में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको सेल्स इस्तेमाल कर सकें। तो ये वही प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सेल्स अपने लिए एनर्जी हासिल कर सकें, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईटीएस और ईटीसी। इसका मकसद क्या है? ईटीएस का मकसद क्या है? तो द पर्पज़ ऑफ ईटीएस इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द सेल। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, ताकि सेल्स अपने प्रोसेसेस जो होते हैं, जो रिएक्शंस जो सेल्स में होते हैं, उसके लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। तो यही मकसद भी है ईटीएस का कि फूड से एनर्जी हासिल की जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईटीएस और ईटीसी एक ही चीज़ है, लेकिन ईटीसी को अगर मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये जो चेन होती है, किस चीज़ की चेन होती है? ये प्रोटीन की एक चेन होती है। व्हाट इज़ ईटीसी, यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ईटीसी जो है वो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन का मजमूआ है। 4 प्रोटीन होते हैं और इन्हीं 4 प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। ये क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू, यानी ये प्रोटीन का जो क्लस्टर होता है, ये 4 जो प्रोटीन होते हैं, ये करते क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर दे आर फाउंड ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी माइटोकॉन्ड्रियल की 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो होते हैं वो ये प्रोटीन होते हैं, जिसको ईटीसी कहते हैं, जिसमें आपके 4 प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज है कि आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन पे आपको बड़ा करके दिखाया गया है कि 1 2 3 4 करके 4 प्रोटीन की चेन है। ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये जो चेन दिख रही है आपको बीट्स की शक्ल में, 4 जो स्फीयर बने हुए हैं, यही एक जो चेन है 1 2 3 4, ये 4 प्रोटीन है और इनकी ये चेन है। और ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया के आप देख रहे होंगे 2 मेम्ब्रेन बताए गए हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये 4 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यही है ईटीसी आपका।
अब इस पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि ईटीसी होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेज है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मेन स्टेज होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल, और एक होता है तीसरा जो स्टेज है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये 3 स्टेज का एक स्टेज है ईटीसी, तीसरा और आखिरी स्टेज है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पूरा मकसद है कि फूड से एनर्जी हासिल करना, तो 3 पार्ट में होता है, 3 स्टेज में होता है। उसका तीसरा जो स्टेज है वो है ईटीसी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ईटीसी है क्या और उसका मकसद क्या है। इसको आप और क्लियर हो जाएगा जब आप अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, तो और साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी बस एक जनरल आइडिया बना लेना है, ठीक है। अब जो पर्पज़ ऑफ ईटीएस है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि द पर्पज़ ऑफ ईटीएस इज़ टू रिलीज़ एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन NADH प्लस H प्लस एंड FADH2, यानी NADH और FADH, इसको NADH भी कहते हैं और FADH2 ये है। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको यूटिलाइज़ करना है और रिलीज़ करना है सेल के फंक्शंस के लिए। तो NADH और FADH2 यहाँ पे 2 चीज़ आई हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये है, मेन फंक्शन ऑफ NADH एंड FADH2 इज़ टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ये आएंगे कहाँ से? ये आते हैं आपके NADH और FADH2 से। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे एनर्जी हासिल होती है। तो अगला जो पॉइंट है कि दे बोथ डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय प्रोवाइडिंग एन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू क्रिएट वाटर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से देते हैं? ये इलेक्ट्रॉन देते हैं अपने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज़ करके। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं अपने पास से, जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होता है, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में मिलके, जो ऑक्सीजन मैंने कहा ना, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो ऑक्सीजन सेल्स में आती है उसको ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं और उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होती है, ठीक है। अब ये जो 2 चीज़ आपको मिली है NADH और FADH2, ये कहाँ से आते हैं? तो NADH ये जो है ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से दोनों से आता है, और FADH2 जो है वो क्रेब्स साइकिल से आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो पहली 2 स्टेज क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो इन दोनों पहली दोनों से जो है वो NADH तो आता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से, लेकिन FADH2 जो है वो सिर्फ क्रेब्स साइकिल से आता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल 2 पहली स्टेज हैं, और इन दोनों से NADH2 आता है, लेकिन FADH2 जो है वो सिर्फ क्रेब्स साइकिल से हासिल होता है। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि पहली 2 जो स्टेज थी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इसमें आपको 2 चीज़ मिली। क्या मिली? NADH और FADH2। और तीसरी स्टेज में क्या हुआ कि इन्हीं NADH और FADH2 से आपको ATP हासिल होता है, एनर्जी हासिल होती है। तो यानी पहली 2 स्टेज थी वो प्रिपरेटरी थी, उसमें वो चीज़ मिली जिससे आपको एनर्जी हासिल करना है। और तीसरी स्टेज यानी जिस सेलुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें आपने जो पहली 2 स्टेज में जो चीज़ हासिल हुई थी उनकी मदद से आपने एनर्जी बना ली। इसलिए 3 स्टेज में ये पूरा काम होता है कि पहले वो सामान हासिल करो जिससे एनर्जी मिलेगी, और फिर आखिर में उस सामान से एनर्जी हासिल कर लो। तो जैसा कि आखिरी पॉइंट यही है कि दिस ETS रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ATP। यही मकसद था कि ETS का मकसद ही यही है कि जो NADH और FADH2 है उससे आपको ATP हासिल हो जाए। अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम 2 पॉइंट देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी चीज़ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसी सब्सटेंस से, किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन जो होता है इसका उलट होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी चीज़ या सब्सटेंस पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहर से आके जुड़ते हैं, उस पर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ दोनों चीज़ याद रखना है, क्योंकि इस चीज़ में आगे चल के ये चीज़ बार बार आपके सामने आएगी। तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जनरल आउटलाइन बताई। अब इस आउटलाइन को अच्छे से समझ लेना है। मैं 1-2 दिन का गैप डालूंगा, उसके बाद दूसरा लेक्चर दूंगा, इसलिए ताकि आप इस आउटलाइन को अच्छे से 2-3 बार लेक्चर को सुने, अच्छे से समझ लें, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ लें, ताकि जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अगला लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। एक साथ अगर वो दोनों करने जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन पहले इस जो लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद में 1-2 दिन बाद आपको दूसरा पार्ट इसका दूंगा, तो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको 2-3 बार सुनेंगे लेक्चर को, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी ज़रूर पूछें,
और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा कि ETS का सिस्टम पूरा कैसे होता है। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।